रामचंद्र शुक्ल हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं साहित्य के, जिनको हम क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं। तो बाबा रामचंद्र शुक्ल जी के 100 महत्वपूर्ण कथन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो आपकी हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट कथन हैं। आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। पहला कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज आप जानते ही हो, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जो कि 1883 ईस्वी में लिखा गया था। इस्तवार दा ला लिटरेच्योर एंदोई ए हिंदुस्तानी, ये रचना किसकी है? तो ये गारसा दत्त तासी की है, गारसा दत्त तासी। और ये 1839 में इसका जो पहला संस्करण है उसका भाग प्रकाशित हुआ था 1839 में। ठीक है, इसकी वजह से ये 5 भागों में प्रकाशित हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ही बता रही हूँ। और इस रचना को इन्होंने क्या कहा है? वृत्त संग्रह मात्र कहा है। शिव सिंह सरोज और इस्तवार दाला लिटरेच्योर, यानी कि दोनों ग्रंथों को इन्होंने केवल क्या कहा है? वृत्त संग्रह मात्र कहा है, ये ध्यान रखना। आगे कहते हैं ग्रियर्सन। ग्रियर्सन की पुस्तक है 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और किस में प्रकाशित हुई थी? ये इंग्लिश भाषा की पुस्तक थी। और ये तो आप जानते ही होंगे, ये फ्रेंच भाषा की पुस्तक थी। ठीक है, ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी गारसा दत्त तासी के द्वारा। और जो शिव सिंह सरोज है, ये हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा गया ये प्रथम ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, ये याद रखिएगा। ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये नाम आप याद रखना। इनकी पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी, लेकिन इसे बड़ा व्रत संग्रह कहा है। ठीक है, इसे क्या कहा है? बड़ा व्रत संग्रह कहा है शुक्ल जी ने। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो मिस्र बंधु विनोद है। मिस्र बंधु विनोद किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 3 भाइयों का नाम आता है, उसको आपको याद रखना है। मिस्र बंधु विनोद के ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4 भागों में। और ये कब कब प्रकाशित हुआ था? तो इसके 3 भाग 1913 में और चौथा भाग इसका 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये से बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह या फिर प्रकांड कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, यहाँ से तीनों इंपॉर्टेंट कथन है इनके। आगे देखते हैं, यहाँ पर तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बता दिया। इन्होंने शुक्ल जी ने क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है और कुंतक का जो वक्रोक्तिवाद है, इन दोनों का तुलनात्मक विवेचन किया है। और विवेचन करके इन्होंने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। ठीक है, क्या कहा है? वक्रोक्तिवाद का क्या है? अभिव्यंजनावाद विलायती उत्थान, यानी कि विदेशी। ठीक है, विलायत किसको बोलते हैं? हम विदेशी को बोलते हैं, विदेशी उत्थान बोल दिया है, ये याद रखिएगा। शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। ये कबीर की भाषा से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है ना। और शुक्ल जी ने किस क्या कहा है? सदुक्कड़ी भाषा कहा है। आगे देखते हैं, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। रहस्यवाद यानी कि छायावाद के बारे में बात करते हैं और कहते हैं साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है ना। साधना हम जब करते हैं तो क्या करते हैं? ब्रह्म का मतलब ध्यान करते हैं। उसी तरह से साहित्य के क्षेत्र में क्या है? रहस्यवाद है, जो कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है, एक अद्भुत शक्ति। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर को ही क्या माना है? महत्वपूर्ण माना है। सूफी कवियों की जो प्रेम पद्धति है, उसमें प्रेम की पीर है ना, प्रेम की पीर यानी कि प्रेम के द्वारा होने वाली पीड़ा को ही महत्वपूर्ण माना है। तुलसी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि इन्होंने सिद्ध किया है। बहुत सारे कथन है जो तुलसी के लिए मिलते हैं शुक्ल जी के, और जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ करके इनकी प्रशंसा की है। ठीक है, और बच्चन सिंह के हमने कथन सारे पढ़े थे। बच्चन जी को हम आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा ना तो उस को देख लेना। यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि बच्चन सिंह जी कहते हैं कि जो शुक्ल जी है ना, वो तुलसी में ही उलझे रहे, है ना। कहने का मतलब मेरा कुछ और है, लेकिन उन्होंने उस तरीके से नहीं कहा था। केवल तुलसी में ही इतना उलझे रहे कि वो कबीर की जो महानता थी उसको देख ही नहीं पाए, है ना। कबीर तुलसी से ऊपर वो उठ ही नहीं पाए। तो ये बच्चन जी का भी इस प्रकार का मिलता जुलता सा एक कथन मिलता है। इसलिए उसको भी अगर आपने पढ़ना है ना, आप नहीं जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिंदी साहित्य का फुल कोर्स बेस्ट कंटेंट के साथ मैंने करवाया है। और टेलीग्राम पर आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, है ना। और अगर आपको पसंद आती है तो भाई लाइक हाइप जरूर कर देना, और कमेंट भी करके बताना क्लास आपको कैसी लगी है। आगे की क्लासेस आपको इसी सीरीज में चाहिए तो। ठीक है, सूरदास को शुक्ल जी ने जीवनो उत्सव का कवि कहा है, और इसके भ्रमर गीत को क्या कहा है? ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है।
विरमर गीत आप जानते हैं सूरदास के द्वारा लिखी गई रचना है, जो कि इनका सूर सागर के कुछ पदों को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, सूर सागर के ही पद हैं ये। शुक्ल जी ने रास पंचाध्यायी रचना है नंददास की, और नंददास को इन्होंने जड़िया कवि की उपाधि दी है। ठीक है, और ये रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई रचना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे है, शुक्ल जी ने पद्मावती में रतन सेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम ना कह करके रूप लोभ की संज्ञा दी है। ठीक है, ये याद रखना है, रतन सेन द्वारा ये पद्मावती के बारे में बात करते हैं। आगे, सूरदास किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का चाहे वे मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ठीक है, सूरदास किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का चाहे वे मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है, ऐसा शुक्ल जी का कथन है। आगे है, सूरदास की भक्ति का मेरुदंड है पुष्टि मार्ग है। वैसे पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी। और वल्लभाचार्य कौन थे? इनके गुरु थे। कौन थे? गुरु थे वल्लभाचार्य, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग ये बताया है, इनकी भक्ति का मेरुदंड शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। ठीक है, इन्होंने माना है कि ये बिल्कुल श्रृंगारी कवि करते हैं। इनके जो रास लीलाओं की रचना इन्होंने की है इन्होंने विद्यापति ने, उसको शुक्ल जी ने कुछ अच्छा नहीं कहा है उसके बारे में। घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि तथा साक्षात रस मूर्ति का कवि भी बताया है। हिंदी में लक्षण, थोड़ा सा मैं स्लो बोलने की कोशिश करती हूँ अब, क्योंकि कमेंट मिले हैं मुझे 2-3 कि मेमा बहुत फास्ट पढ़ाती हैं, समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा स्लो करते हैं। मुझे शुरू में जब मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है ना। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, है ना। हिंदी में लक्षण ग्रंथों का मतलब है जो रीतिबद्ध से संबंधित है। ठीक है, सॉरी, छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, रीतिबद्ध से जो संबंधित रीतिबद्ध जो कवि हैं वो करते हैं लक्षण ग्रंथों की रचना। और लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हो, वे सबके सब आचार्य कोटि में नहीं आते, वे केवल कवि ही हैं। केवल ये देव को आचार्य मानते हैं, केशव दास को आचार्य मानते हैं ना, कुछ कोई आचार्य मानते हैं, सभी आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। आगे बिहारी के बारे में इन्होंने कहा है कि इनके दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। ठीक है, रस के क्या हैं? छोटे छोटे छींटे हैं। ये बिहारी के बारे में कहते हैं शुक्ल जी, इन्होंने जो उनकी बिहारी सतसई है उसके बारे में। आगे शुक्ल जी ने भूषण की भाषा की आलोचना की है ना। भूषण की भाषा की क्या की है? आलोचना की है। बोधा को इन्होंने रसोन्मत्त कवि कहा है। बोधा किससे संबंधित हैं? तो ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ठीक है, बोधा, ठाकुर, आलम और रीति मुक्त। ठीक है, और घनानंद ये आप जानते हो किसमें आते हैं? तो रीति मुक्त धारा के कवि हैं। और बोधा को रसोन्मत्त कवि ये कहते हैं। आगे है, मैथिली शरण गुप्त को क्या मानते हैं? सामंजस्यवादी कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है किसके द्वारा? शुक्ल जी के द्वारा सामंजस्यवादी कवि। आगे श्रीधर पाठक को शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। ठीक है, इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक मानते हैं श्रीधर पाठक जी को। आगे है, सदा सुखलाल नियाज को हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना है। आधुनिक हिंदी गद्य का अगर प्रवर्तक पूछ लिया जाए शुक्ल जी ने किसको माना है, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना है। लेकिन हिंदी गद्य का जो प्रवर्तक है ये सदा सुखलाल नियाज को मानते हैं, जो कि कहाँ से संबंधित हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। आगे है, आचार्य शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। ठीक है, छायावाद को क्या क्या संज्ञा दी है? मधुचर्या कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। क्या अभिव्यंजनावाद का क्या माना है? विलायती संस्करण मानते हैं छायावाद को, ये याद रखना है। और वक्रोक्तिवाद का छायावाद, अभिव्यंजनावाद, उन दोनों की भी तुलना की अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसको विलायती उत्थान कहते हैं और इसको अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहते हैं। पंत को यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रतिनिधि और प्रथम कवि माना है। ठीक है, पंत जी को प्रथम कवि कौन मानते हैं? तो ये शुक्ल जी मानते हैं, ये भी याद रखना। छायावाद का प्रतिनिधि और प्रथम कवि, और ये छायावाद का विष्णु भी इनको कहा जाता है, लेकिन ये शुक्ल जी ने नहीं कहा है, ये ध्यान रखना। कृष्णदेव जारी के अनुसार बांटा गया है। आगे इनकी जो भाषा है ललित और सानुप्रास होती थी। सा अनुप्रास यानी कि अनुप्रास सहित होती थी।
ये किसके लिए बोलते हैं? तो चिंतामणि त्रिपाठी के लिए कहते हैं। और आप जानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी ने रीति काल का प्रथम जो कवि है वो माना है। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी को। आगे कहते हैं कि भाषा चलती होने पर भी, मतलब भाषा अच्छी नहीं थी, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। ये बेनी प्रवीण के लिए इन्होंने कहा है। आगे है, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। मैं थोड़ा मतलब धीरे चल रही हूँ, स्पीड अब थोड़ी कम कर दी है ना? बताना आप मुझे कमेंट करके। आगे इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। किस ग्रंथ के बारे में ऐसा बोलते हैं? तो भाषा भूषण नामक जो ग्रंथ है महाराजा जसवंत सिंह का, इसके लिए कहते हैं। ठीक है, जसवंत सिंह के लिए क्या कहते हैं कि जसवंत सिंह ने जो भाषा भूषण लिखा है उसे उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है ना? एक आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में बिल्कुल नहीं। आगे है, बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान माना जाता है। ठीक है, बिहारी सतसई का एक एक दोहा क्या है? हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। आगे है, इसमें तो रस के ऐसे छींटे उड़ते हैं, ये बिहारी सतसई के लिए ही कहते हैं कि इसमें तो रस के ऐसे छींटे उड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। ये भी बिहारी सतसई के लिए बोलते हैं। आगे, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक क्या है? एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये भी बिहारी सतसई के लिए कथन कहा है। आगे है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगी। ये किसके लिए कहते हैं? तो ये बिहारी के लिए कहते हैं। आगे यहाँ पर जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति, इतना याद रख लेना, ये बिहारी के लिए कहा है शुक्ल जी ने। आगे है, 32वां हमारे यहाँ पर कथन है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी क्या है? साहित्यिक है। जो भाषा है वो चलती हुई है ना? मतलब भाषा बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी किस प्रकार की है? तो ये साहित्यिक है, ये याद रखना। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है थोड़ी सी। ये कौन कहते हैं? ये भी बिहारी के लिए यानी कि बिहारी सतसई के लिए ही कहाँ है, ये भी याद रखना। बिहारी सतसई के लिए कहते हैं कि कविता तो उनकी श्रृंगारी है लेकिन प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। आगे है, 34वां हमारा कथन है यहाँ पर, भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। ये किसके लिए कहते हैं? तो मंडन के लिए कहते हैं। ये सारे जो कवि हैं वो रीतिकाल से संबंधित हैं। ठीक है, भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण है, ये मंडन की भाषा के लिए बोलते हैं। आगे मतीराम के लिए क्या कहते हैं कि इनका जो सच्चा कवि हृदय था, इनको सच्चा कवि हृदय मिला था, ये मतीराम के लिए शुक्ल जी का कथन है। आगे कहते हैं 36वां हमारा कथन है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। ठीक है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। ये भी किसके लिए कहा है? मतीराम के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। आगे हमारा 37वां कथन है, उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या फिर बढ़ती रही, है ना? ये किसके लिए कहते हैं? भूषण के लिए कहते हैं। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की जो प्रतिष्ठा है वो हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही। आगे है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। ठीक है, भूषण आप जानते हैं रीतिकाल के कवि हैं लेकिन इन्होंने वीर रस में जब सभी श्रृंगारिक रचनाएं कर रहे थे, सभी अपने दरबारी कवियों की बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे थे, उस समय भूषण ने वीर रस को चुना। ठीक है, इन्होंने श्रृंगार रस को छोड़ करके वीर रस को चुना और इन्होंने बहुत ही अच्छी, मतलब अपने राष्ट्रीय जनता को जागृत करने के लिए कुछ रचनाएं लिखी और वीर रस के उद्गार इनकी सारी जनता के हृदय की क्या हुए? संपत्ति हुए। ये शुक्ल जी का कथन है। अगला हमारा 39 कथन है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा भूषण की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी। ठीक है, भूषण की कीर्ति तब तक क्या बनी रहेगी? बराबर बनी रहेगी। इनकी रचना को, मतलब भूषण की रचना को जब तक जनता का हृदय स्वीकार करेगा तब तक इनकी कीर्ति बराबर बनी रहेगी, जब तक इनकी स्वीकृति भी बनी रहेगी। आगे, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। यानी कि ये दो ऐसे राजा महाराजा या शासक हुए हैं जिनकी वीरता में कोई, मतलब अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। दोनों अपने आप में बहुत महान थे, है ना? बहुत ज्यादा महान है ये राजा रहे हैं, महाराजा
शिवाजी और महाराज छत्रसाल आप जानते हैं, ठीक है। तो इन्हें कोई भी कवियों की झूठी खुशामद कह ही नहीं सकता है। आगे वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भूषण के लिए ही बोला है, ठीक है। ये भूषण के लिए बोला है, ये याद रखना। किसने बोला है? तो हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि भूषण के लिए शुक्ल जी ने कहा है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। आगे छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है, ये सुखदेव मिश्र के लिए कहा गया है, ठीक है। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया, ये सुखदेव मिश्र के लिए कहते हैं। अगला है, ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, ये देव को, केशव दास को, तीन चार ऐसे आचार्य हैं जिनको देव, कवि और आचार्य दोनों रूपों में मानते हैं, ठीक है। तो ये देव के लिए इन्होंने कहा है कि आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। अगला कथन है हमारे यहाँ पर 44वां, कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फूर्ण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है, ये भी उन्होंने देव के लिए ही कहा है कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, लेकिन उनके सम्यक स्फूर्ण में उनकी रुचि क्या है, विशेष प्राय बाधक हुई है। रुचि विशेष मतलब रुचि उनकी कुछ और थी और उनके लिखने में क्या है, ये बाधक बनी है। आगे रीति काल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये भी इन्होंने देव के लिए ही कहा है। रीति काल के कवियों में ये बड़े ही क्या है, प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। आगे श्रीपति, श्रीपति के बारे में कहते हैं कि श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है, ये श्रीपति के बारे में कहते हैं। अगला है, इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है, ये भिखारी दास के लिए शुक्ल जी का कथन मिलता है कि इनकी जो रचना है वो कला पक्ष में संयत है और भाव पक्ष में क्या है, रंजनकारिणी है। अगला है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रीति काल की सनक इनमें इतनी अधिक थी, रीति काल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और सठ ऋतु सुझाई पड़ी है, ये ग्वाल कवि के लिए कहा गया है, ठीक है। रीति काल की जो सनक है इनमें इतनी ज्यादा थी ग्वाल कवि में कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और सठ ऋतु दिखाई पड़ रही है, सुझाई पड़ रही है ना। इन्होंने वहां पर भी नवरस और सठ ऋतु का वर्णन कर दिया है देवस्तुति में भी, है ना। इनमें रीति काल की सनक इतनी ज्यादा थी, ग्वाल कवि के लिए कहते हैं। सभी इंपॉर्टेंट कथन है ना, सभी आपको पता चल रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे भी ये सीरीज चले तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना इस क्लास को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा आपके कमेंट आने चाहिए। सठ ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का, ये भी ग्वाल कवि के लिए कहा गया है। सठ ऋतुओं का वर्णन इन्होंने क्या किया है, विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। अगला है, ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था, देशाटन यानी कि देश का भ्रमण अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान कहीं बार या जगह जगह पर घूमने जाता है तो थोड़ा बहुत उस पर असर पड़ ही जाता है, वो बोलियों को सीख लेता है, थोड़ा बहुत सीख लेता है, ज्यादा नहीं तो, है ना। लेकिन ये प्रांतों की बोलियों का इन्हें अच्छा ज्ञान था, किसको, ग्वाल कवि को, ये इनके लिए कहा गया है। आगे, अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे अधिक पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है, शुद्ध रूप में दिखाई पड़ता है ना। भाषा योग वशिष्ठ जो कि निरंजनी राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखा गया है, और ये याद रखना, ठीक है। आगे है, भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। अगला है यहाँ पर, जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को इन्होंने भाका कहा है। इंशा अल्लाह खान के लिए कहते हैं, इंशा अल्लाह खान ने संस्कृत मिली जो हिंदी थी उसको भाका का नाम दिया था, और अरबी फारसी मिली जो हिंदी थी उसको उर्दू कहा था, ये इंशा अल्लाह खान के लिए याद रखना। आगे यहाँ पर, अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ, ठीक है, अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ है। सूर, तुलसी और बिहारी जो लिख रहे थे जिसमें उन्होंने कविता की है वह तो भाका है, वो क्या है, भाका है, हिंदी नहीं है, ये शुद्ध हिंदी नहीं है। ये बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री का कथन है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपनी हिंदी भाषा के लिए बहुत जोर लगाया था, उसे एक मतलब शुद्ध भाषा के लिए, ठीक है, शुद्ध हिंदी के लिए बड़ा ही बल दिया था अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है। आगे, आरंभिक काल के चारों लेखकों में इंशा अल्लाह खान की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती हुई भाषा है।
ठीक है, ये चारों लेखकों में किसकी बात कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे, सदा सुखलाल है, लल्लूलाल है, ठीक है, और इंशाअल्लाह खान का नाम आता है, और यहाँ पर जॉन गिलक्राइस्ट उसके प्राचार्य थे। तो ये 3-4 नाम आते हैं, है ना, इनको याद रखना। आगे असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने भी संस्कृत निष्ठ हिंदी के लिए जोर लगाया था, ठीक है, उन्होंने भी बल दिया था संस्कृत निष्ठ हिंदी के प्रयोग पर या फिर शुद्ध भाषा पर, शुद्ध हिंदी भाषा पर। तो कहते हैं कि असली हिंदी का जो नमूना लेकर चले हैं वो कौन है, राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े हैं। 57वां हमारे यहाँ पर कथन है, इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के सहचर्य में ले आए। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। इससे भी बड़ा काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और क्या हुए, शिक्षित जनता के सहचर्य में ले आए। अगला है प्रेमगन में, यानी कि बद्री नारायण प्रेमगन जो कि भारतेंदु मंडल के कवि थे। प्रेमगन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब किससे है, तो ये भाषा से है। ये भी शुक्ल जी का कथन है। आगे है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है, ठीक है। विलक्षण बात क्या है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का जो परिवर्तन है वो नाटकों से हुआ है। आप जानते हैं 1800 जब भारतेंदु काल आया था तो भारतेंदु काल में सबसे पहले नाटक ही लिखे गए थे, ठीक है। जैसे शुक्ल जी जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उन्होंने सबसे पहले नाटकों की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ माना गया है। आगे अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु निकला था, ठीक है। परीक्षा गुरु आप जानते हैं 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और शुक्ल जी ने इसे अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है जो कि लाला श्रीनिवास दास जी का है। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को इन्होंने हरिश्चंद्री हिंदी कहा है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को क्या कहते हैं, हरिश्चंद्री हिंदी कहते हैं। आगे वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल कवि हृदय थे, सरल हृदय कवि थे, ठीक है। वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। ये भी इन्होंने किसके लिए कहा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कहते हैं। अगला कथन है हमारे यहाँ पर, उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी अब स्पीड है वो आपको सही लग रही होगी। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा मतलब हर काम को थोड़ा जल्दी करने की आदत है ना, मतलब पता नहीं अब अपने आप में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ या क्या कर रही हूँ, पढ़ा नहीं रही हूँ, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ बच्चों का कमेंट था, 2-3 बच्चों का था, तो इसलिए ठीक है। जिसको ज़्यादा स्पीड में देखना है तो वो भैया स्पीड बढ़ा लेना, और क्या करेंगे। वैसे समझ में तो देखो इसी तरह से आता है, लेकिन वो मैं भूल जाती हूँ, हर क्लास को जब शुरू करती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ। अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, ठीक है, दिखाई पड़ते थे। दूसरी ओर बंग देश के माइकल एवं हेमचंद्र की श्रेणी में दिखाई पड़ते थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए शुक्ल जी का कथन है, याद रखना। अगला है, आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया है वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं मिलता। या आलस्य का जैसा त्याग मतलब आलस्य को बिल्कुल त्याग दिया है किसने, उपन्यासकारों ने। जिन्होंने उपन्यास लिखे हैं उन्होंने बिल्कुल आलस्य को खत्म कर दिया है, ठीक है। आलस्य को त्यागा है, और वैसा और नाटक निबंध कहानी वगैरह लिखने वालों में थोड़ा बहुत आलस देखा जाता है, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। आगे कहते हैं कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम मची, ये काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे, ठीक है। पहले मौलिक उपन्यास लेखक हैं जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में क्या मची है, धूम मची है, ये काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। आगे ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं। ये वास्तव में क्या है, ये किसके लिए बोलते हैं, पहले बोल देती हूँ। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के लिए कहते हैं शुक्ल जी कि ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं है, इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते हैं। ये देवकीनंदन खत्री के लिए बोला है। आगे देवकीनंदन खत्री ने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, हिंदुस्तानी यानी कि हिंदी उर्दू मिश्रित को लिखा, जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। यानी कि इन्होंने साहित्यिक हिंदी होती है संस्कृत मिश्रित जो हिंदी होती है, ठीक है, इन्होंने साहित्यिक हिंदी को ना लिखा बल्कि हिंदुस्तानी को लिखा है। ये देवकीनंदन खत्री के लिए बोलते हैं। आगे उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले बहुत सारे उपन्यास लिखे थे किसने, किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। कहते हैं कि उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार हैं पंडित किशोरी लाल गोस्वामी, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती हैं। यानी कि इन्होंने जो भाषा वगैरह है वो बहुत अच्छी लिखी है
और इनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती हैं। भले ही इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हो, बहुत सारा काम किया हो, लेकिन फिर भी इनकी जो रचनाएं हैं उनमें शुद्धता है। आगे कहते हैं साहित्य की दृष्टि से किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का पहला उपन्यासकार मानना चाहिए। ये भी किसने कहा है? शुक्ल जी कहते हैं। अगला है यदि इंदुमती, इंदुमती आप जानते हैं 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है, ठीक है, ये याद रखना, जिसे शुक्ल जी ने प्रथम कहानी का दर्जा दिया है। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है, ठीक है। इंदुमती को इन्होंने प्रथम कहानी माना है। ये क्वेश्चन जब आता है पेपर में, शुक्ल जी के अनुसार प्रथम कहानी कौन सी है ना, किसको पहली कहानी माना गया है? तो इंदुमती को माना गया है, याद रखना। ये कहते हैं कि अगर ये बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी होनी चाहिए। इसके उपरांत यानी कि इसके बाद में 11 वर्ष का समय 1903 में प्रकाशित हुई थी और ये खुद शुक्ल जी की ही कहानी है। 11 वर्ष का समय ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और ये शुक्ल जी की ही कहानी है। 11 वर्ष का समय। फिर दुलाई वाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये बंग महिला की कहानी है, इसका नंबर आता है, ये ऐसा शुक्ल जी का मानना है। आगे यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध किसकी है? गद्य की कसौटी है। यानी कि निबंध को इन्होंने सबसे अच्छा गद्य रूप में माना है, सबसे अच्छी गद्य कला माना है किसको? निबंध को। और आप जानते हैं शुक्ल जी ने नाटक उपन्यास वगैरह नहीं लिखे, इन्होंने सबसे ज्यादा निबंध ही लिखे हैं शुक्ल जी को, ठीक है। हमने सारा हिंदी साहित्य पढ़ लिया लेकिन अभी तक शुक्ल जी को पढ़ा नहीं है क्योंकि निबंध नहीं पढ़े हैं। कोशिश करूंगी 1-2 दिन में निबंध की क्लास में लेके आऊं। अगला है भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, ठीक है। भाषा की पूर्ण शक्ति का जो विकास है वो निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, ये भी शुक्ल जी का मानना है। आगे है आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। इसे हिंदी की क्या माना है? अद्वितीय कहानी माना है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, इसको हिंदी की अद्वितीय कहानी बताया है। अगला है इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित होता है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या करहा नहीं रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की कोई जरूरत नहीं है या अपेक्षा नहीं है। ये उसने कहा था कहानी के लिए इन्होंने ये लंबा चौड़ा सा कथन लिखा है, लेकिन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कथन है, इसको जरूर याद रख लेना, पूछा जा चुका है ना। इतना लंबा चौड़ा भले ही ना पूछा जाए, यहाँ से पूछा जाता है इसके भीतर से घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, ये याद रखना, ठीक है। अगला है आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया था, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था, ठीक है। बातों का संग्रह कहा है, इनके लेखों को याद रखना। आगे द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अकल के पाठकों के लिए लिख रहा है, ठीक है। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो लेखक है जो बहुत मोटी अकल, यानी कि जिनके पास बुद्धि कम है, उनके लिए लिख रहे हैं, ऐसा कहा है इन्होंने। आगे है पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। पंडित गोविंद नारायण मिश्र जी का जो गद्य है उसको समास अनुप्रास में गुथे हुए शब्द गुच्छों का एक अटाला समझनी है, ऐसा शुक्ल जी ने माना है। आगे कहते हैं कि पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के अधिकांश भाषण मात्र हैं, ठीक है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के अधिकांश जो भाषण है वो कैसे हैं? अधिकांश भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं है। यानी कि इनके जो पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के जो निबंध है उनको केवल भाषण मात्र की संज्ञा दी है, किसने? शुक्ल जी ने। आगे यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के अधिकांश भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर, ये बोलते हैं, अभी क्लास ले रही हूँ। यह जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के अधिकांश भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर, यानी कि इन्होंने जो निबंध लिखे हैं ना वो भाषणों को ही इन्होंने निबंधों में लिख दिया है। जैसे कि आपने देखा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उसको भी उन्होंने पहले भाषण दिया था और उसको भाषण को उन्होंने निबंध में
प्रकाशित करवा दिया। ठीक है? तो यहाँ पर भी यही कहते हैं कि इनके अधिकांश भाषण मात्र हैं, भाषणों को इन्होंने निबंध में छपवाया है, स्थायी विषयों पर नहीं लिखे गए हैं। अगर आगे कहते हैं कि ये बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं मिलती है। आगे समालोचना के 2 प्रधान वर्ग होते हैं, निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक। ठीक है? समालोचना के 2 प्रधान वर्ग होते हैं, निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक। आगे इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पुस्तकों के लिए कहा गया है। ठीक है? इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, बस। स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने मतलब तारीफ कर दी है, कुछ ज्यादा ही। आगे देखते हैं, आपको ये क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे अच्छे से मोटिवेशन मिले और मैं अगली क्लास इससे भी अच्छी बेस्ट बनाने की कोशिश करूं। ठीक है? क्योंकि इतने सारे कथन निकालने में बनाने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, शायद ही कोई बच्चा समझ सकता है। कुछ बच्चे समझते हैं, जो कमेंट करते हैं बहुत प्यारे-प्यारे से, है ना? वैसे ही कर देना, अच्छा लगता है, खुशी होती है और कुछ नहीं है। मतलब जो नींद है ना वो कम हो जाती है और जो मतलब मेहनत है ना वो बढ़ जाती है आपके प्यारे-प्यारे कमेंट देख कर के। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े-बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके, ये इम्पोर्टेंट कथन है, छोड़ना मत, स्किप मत करना आप कोई भी कथन। ठीक है? यदि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े-बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का मतलब इन्होंने कोई साहित्य समीक्षा वगैरह कोई अच्छी नहीं लिखी। इनकी आलोचनात्मक जो पुस्तकें वो भले ही अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो नई पुस्तकें जो निकल रही थी, उन पुस्तकों की भाषा को इन्होंने आलोचना बहुत अच्छी की, है ना? इससे इन्होंने हिंदी साहित्य का पर बड़ा ही भारी उपकार किया है ना? इन्होंने हिंदी साहित्य की भाषा को ज़रूर सुधारा है, ये द्विवेदी जी के लिए बोलते हैं। यहाँ से कई बार कथन पूछा जाता है, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते, तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊट-पटांग भाषा चारों ओर दिखाई दे रही थी, है ना? उसकी परंपरा जल्दी नहीं रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किए। अब यहाँ पर मैं एक छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। देखिए, जैसे द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी जी के पास आप जानते हैं सरस्वती के संपादक रहे थे 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक। और इन्होंने क्या किया कि जब भी इनके पास कोई भाषा छपने के लिए आती थी, कोई रचना छपने के लिए आती थी उस सरस्वती पत्रिका में, तो ये क्या करते थे, उसको पहले पढ़ते थे, उसकी भाषा को देखते थे, अगर उसमें कोई गलती होती थी तो उसको बच्चों उसे जो लेखक था, उसका संबंधित लेखक उसे वापस दे देते थे और उसमें सुधार के लिए बोलते थे। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएँ मतलब अपने लेखों में बार-बार लिखा भी है कि हमें भाषा वगैरह मतलब भाषा के लिए एक मानक भाषा होनी चाहिए, अच्छी भाषा होनी चाहिए। इन्होंने ब्रज भाषा को छोड़ करके खड़ी बोली में लिखने की प्रेरणा दी सभी लेखकों को, है ना? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि मान लीजिए मैं टीचर हूँ, है ना? और भी कोई दूसरा टीचर है ना? और सेम बच्चे हैं हमारे पास सेम बच्चे हैं, ये खुद मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं आप ये मत बोलना कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ अपनी, है ना? लेकिन वाक़ई में जो मेरी राइटिंग है ना, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है शुरू से ही, है ना? हमेशा मुझे राइटिंग के लिए प्राइज़ मिलता रहा है, तो बहुत अच्छी उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो राइटिंग मेरी अच्छी है, तो मुझे भी दूसरे वाले बच्चों की ना राइटिंग हमेशा एकदम परफेक्ट चाहिए, है ना? तो जो टीचर बच्चों को बार-बार टोकता रहता है, जो टीचर बार-बार उनको बोलता है कि बेटा इसमें ये सुधार करो, उसको बार-बार आप काट दो, गलत कर दो, दोबारा लिखने के लिए कहो, मतलब जैसे भी आप सुधार करो। अगर बार-बार आप टोकेंगे ना तो बच्चे सुधार कर लेंगे और वही बच्चे अगर कोई दूसरा टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, अगर वो उनकी भाषा को लेकर नहीं टोक रहा है, उनकी राइटिंग को लिए कुछ नहीं बोल रहा है ना? तो वो उनकी राइटिंग बहुत गंदी करेंगे वही बच्चे और जो उनको टोक रहा है ना, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी करेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप भी कभी टीचर बनते हो, मतलब आप सब टीचर ही हो, है ना? मैं ये कह रही हूँ आप सब शिक्षक ही हो जो पढ़ रहे हो, है ना? चाहे पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, लेकिन आप कभी इस चीज़ को ना आगे ज़रूर करना। अगर आप बार-बार किसी को टोकोगे, वही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। उन्होंने बार-बार लेखकों को रोका-टोका और उन्होंने एक अच्छी मानक भाषा का उत्पादन कर दिया एक तरीके से, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखना। आगे प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना। ठीक है? प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद की बातें हो रही हैं।
जयशंकर प्रसाद ने जो रचनाएं लिखी हैं, उन्होंने प्राचीन हिंदू काल यानी कि ऐतिहासिक रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक काल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, ज्यादातर हिंदू काल के भीतर। लेकिन जो हरिकृष्ण प्रेमी थे, उन्होंने मुस्लिम काल के भीतर के क्षेत्र को चुना है। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन श्रेष्ठ है। यानी कि स्कंदगुप्त को शुक्ल जी ने क्या माना है, श्रेष्ठ नाटकों के तौर पर माना है, और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन को माना है। आगे कहते हैं कि केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत नामक जो पुस्तक है, वही एक ठिकाने की मिली है। छायावाद की आलोचना के संबंध में ये कथन इन्होंने कहा है कि छायावाद को कुछ अच्छा नहीं बताया है शुक्ल जी के द्वारा, और वो कहते हैं कि केवल सुमित्रा नंदन पंत नामक एक पुस्तक लिखी थी प्रोफेसर नगेंद्र ने, वही एक अच्छी पुस्तक है, बाकी इसमें कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय के हरिऔध के लिए इन्होंने बोला है। ठीक है, काव्य अधिकतर क्या है, काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। ठीक है, ये किसके लिए कहते हैं, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय के लिए कहते हैं। अगला है मैथिली शरण गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो वास्तव में क्या है, सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त के लिए बोलते हैं कि वो केवल प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले, मद में झूमने वाले कवि नहीं है, है ना। आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त की हमने रचनाएं पढ़ी थी, भारत भारती को पढ़ा, जैसे हमने इनकी और भी बहुत सारी साकेत वगैरह रचना को पढ़ा। तो इन्होंने ना अपने देश को जागरूक करने के लिए, उस वक्त जैसे हमारा देश मतलब औपनिवेशिक था या फिर गुलाम, अगर हम कहें तो गुलाम था अंग्रेजों का, तो मैथिली शरण गुप्त ने उस समय पर क्या किया, मतलब राष्ट्रीय रचनाएं ज्यादा से ज्यादा लिखी, राष्ट्र को जागरूक करने की कोशिश किया, युवाओं को जगाने का प्रयास किया सबसे ज्यादा, है ना। तो ये मतलब कुछ ना कुछ उपदेशात्मक रचना उन्होंने लिखी थी। तो उन्होंने केवल ऐसा नहीं है कि केवल और ऐसे ही बस कुछ भी लिख दिया, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने की थी, तो इसीलिए इनको लिए ये तारीफ वाली बात आ जाती है। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त था। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनके अंदर थे। मैथिली शरण गुप्त की बात है। आगे छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। ठीक है, प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। आगे छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली कौन है, केवल श्री महादेवी ही हैं। कौन है, केवल श्री महादेवी ही हैं, ऐसा कौन कहते हैं, शुक्ल जी ने कहा है। अगला है यहाँ पर उनका जीवन, उनका जो जीवन है वो क्या था, उनका जीवन क्या था, जीवन की विषमता का एक छांटा हुआ दृष्टांत था। ठीक है, उनका जीवन क्या था, क्या कहते हैं, उनका जीवन क्या था, जीवन की विषमता का एक छांटा हुआ दृष्टांत था। ये पंडित सत्यनारायण कविरत्न के बारे में कहा है। आगे मतलब हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहा ही है शुक्ल जी ने, है ना। इसीलिए इनकी जो पुस्तक है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं बख्शा है, चाहे किसी की बड़ाई हो चाहे किसी की बुराई हो। आगे हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक, इन्हीं को विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। ये छायावाद के विषय में कहते हैं। ठीक है, हिंदी ये मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को इन्होंने क्या माना है, हिंदी कविता की नई धारा, नई धारा किसको कहा है, छायावाद को कहा है ना। नीचे लिख रहा है, फिर मैं लिख देती हूँ, याद रखना, नई धारा छायावाद के बारे में। आगे छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही ना रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद या सिंबलिज्म के अर्थ में होने लगा। ठीक है, सिंबलिज्म के अर्थ में होने लगा, ये भी कहते हैं, प्रतीकवाद कहते हैं इसे। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को चित्रभाषा या फिर अभिव्यंजना पद्धति बताया है। आगे छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष की व्यापक अर्थ में है। आगे कहते हैं, आज हम यहाँ पर 100 ही कथनों को देखेंगे, है ना। वैसे कथन तो हमने काफी सारे लिए हैं, बट आज हम 100 को ही देखेंगे और फिर आगे हम 2-3 पार्ट में इसको करने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए हैं।
आगे अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण माना गया है शुक्ल जी के द्वारा। आगे कहते हैं छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी, आप जानते हैं द्विवेदी काल की एक सबसे बड़ी जो विशेषता मानी जाती है वो है इतिवृत्तात्मकता। ये शब्द आप याद रख लेना, है ना, बार बार पूछा जाता है ये शब्द। द्विवेदी काल की जो रूखी इतिवृत्तात्मकता थी उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। आगे लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का जो प्रगल्भ और प्रचुर विकास है वो छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता बताया है। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर कैसी है? प्रेम गीतात्मक है, ठीक है, याद रखना। आगे है आचार्य शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद की कृति है आंसू। आंसू आप जानते हैं 1925 में प्रकाशित हुई थी। आंसू को हम पूरा पढ़ चुके हैं क्योंकि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है। आंसू को श्रृंगारी क्या कहा है? विप्रलंब कहा है, ठीक है। आंसू को 1925 में आया था इसका पहला संस्करण, दूसरा 1933 में। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, इसका नामकरण भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही देन है ना। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा किसको कहा है? तो इन्होंने भक्ति काल को के रूप में को का यहाँ पर नामकरण किया है ना। आगे देखिए, यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदय ग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। ये सुदामा चरित है नरोत्तम दास जी का, इसके लिए कहते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी है। 100 हम तक लगा चुके हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट मिलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हाइप मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है ना। जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं वो समझते होंगे और अच्छी है ना। और भी किसी टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए तो आप मुझे मतलब कमेंट कर देना। वैसे तो मैंने बच्चन जी को पूरा पढ़ा दिया है, शुक्ल जी को मैंने वैसे तो बहुत बार अलग अलग माध्यम से पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर आज वन लाइनर के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे हम वन लाइनर पर्सन कर चुके हैं और इसके अलावा हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आप देख लेना एक बार प्लेलिस्ट, अगर चेक करेंगे तो बहुत सारे टीजीटी पीजीटी के फ्री टेस्ट सीरीज आपको पूरे मॉडल पेपर आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिसमें बहुत अच्छे प्रश्न करवाए गए हैं। और इसके अलावा यूजीसी नेट की भी हमारी क्लासेस लगातार चल ही रही हैं। उसका पेड बैच भी यानी कि केवल और केवल 499। रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके हम 100 कथन कल कर चुके थे और आज हम शुरू करने वाले हैं 101 से। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि रामचंद्र शुक्ल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते ही बनते हैं। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास जरूर देखना ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। चलते हैं अपने 101 यानी कि आज का हमारा जो पहला कथन है वो क्या कह रहा है? वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है इतना किसी और ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का तो वे क्या थे? कोना कोना झांक आई थी। किसका? वात्सल्य के क्षेत्र का, यानी कि वात्सल्य सम्राट कहा जाता है किसको? सूरदास जी को। उन्होंने अपनी बंद आंखों का मतलब है, आप जानते हैं कि बहुत सारे विद्वान हैं जो कहते हैं कि जो सूरदास जी थे वो जन्म से ही अंधे थे या फिर बाद में हो गए थे, है ना, लेकिन वो अंधे थे ये बताया जाता है। और अपनी बंद आंखों से उन्होंने वात्सल्य के क्षेत्र का जो दर्शन किया है, उसका कोना कोना मतलब बहुत अच्छे से वो रचनाएं करते थे, है ना। आगे 102 यानी कि दूसरा हमारा कथन है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जवादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है। और ये जो कथन है शुक्ल जी ने कहा है घनानंद के लिए, जो कि रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अगला है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी समझ केवल इन्हीं को थी। किसको थी? केवल घनानंद को थी, ठीक है। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है ये समझ इन्हीं को थी, यानी कि घनानंद के लिए ये कथन कहा गया है। अगला है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड अखंड परंपरा, ठीक है, अखंड परंपरा एवं रीति काल का आरंभ आचार्य शुक्ल किससे मानते हैं? तो ये चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। रीति काल के जो प्रवर्तक हैं उनके रूप में, प्रवर्तक के रूप में ये चिंतामणि को मानते हैं। अगला है हमारे यहाँ पर, केशव को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने उनकी क्लिष्टता के कारण कहा है, ठीक है। केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा है और किसके लिए कहा है? उनकी क्लिष्टता के कारण, उनकी जो क्लिष्टता है उनका। जैसे कि आप जानते हैं रामचंद्रिका को बहुत सारा, अगर हम आज की भाषा में बात करें तो ट्रोल किया गया था। क्यों?
क्योंकि जो रामचंद्रिका है ना, वो उन्होंने कहीं न कहीं रामचरितमानस की होड़ में रातों रात में उसकी रचनाएँ कर दी थी, है ना? अब कोई भी इतना जल्दबाज़ी करेगा तो गलतियाँ तो होंगी ही, इसीलिए उनको कठिन काव्य का प्रेत माना है किसने? केशव दास को शुक्ल जी ने। आगे कहते हैं कि रीतिकाल नामकरण आचार्य शुक्ल का दिया हुआ है, ठीक है? रीतिकाल नाम किसने दिया है? तो शुक्ल जी ने दिया है और उन्होंने मध्यकाल के दूसरे भाग को रीतिकाल कहा है। रीतिकाल नामकरण की अगर बात करें तो ये शुक्ल जी ने दिया है और शुक्ल जी ने इसे श्रृंगार काल का भी सुझाव दिया था, ठीक है? इसे श्रृंगार काल भी कह सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा था, ये ध्यान रखना। और मध्यकाल की अगर बात करें तो उत्तर मध्यकाल की संज्ञा रीतिकाल को किसने दी थी? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन और स्टील से की है। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र को इन्होंने हिंदी का एडिसन कहा है शुक्ल जी ने और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, पूछे जाते हैं कि हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, हिंदी का एडिसन किसे कहा जाता है। अगला है हमारा कथन यहाँ पर, अगर आपको ये क्लास वाकई में अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ना? देखो मुझे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं वही लेके आती हूँ, बिल्कुल आपका बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि हाँ आपके लिए क्लास यूज़फुल है, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, है ना? बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं, वैसे बहुत अच्छा लगता है जो बच्चे कमेंट करते हैं, प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, है ना? अगर गलती होती है तो उसे भी आप बता दिया करो। आगे है, आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। ये आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। आज की क्लास शायद में स्पीड मेरी सही है ना? मुझे अपने आप में ही लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा मैंने पहले ही सोच लिया था कि बिल्कुल स्पीड फ़ास्ट नहीं रखने वाले हैं आज हम, है ना? क्योंकि कुछ बच्चों को परेशानी होती है ज़्यादा फ़ास्ट स्पीड से, है ना? मतलब कुछ को क्या है, बल्कि मुझे तो लगता है सबको ही होगी, क्योंकि समझ में नहीं आता। जब हम बोलते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब उसी चीज़ को हम सुनते हैं ना तो पता चलता है कि स्पीड बहुत फ़ास्ट थी। चलिए, आप बता दिया करो मेरे को। आगे है ये आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है? चिंतामणि और रस मीमांसा शुक्ल के सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ हैं। चिंतामणि आप जानते हैं, चिंतामणि और रस मीमांसा ये किसके द्वारा चिंतामणि का इन्होंने संपादन भी किया था और ये निबंध भी है, ठीक है? ये निबंध का संपादन इन्होंने किया था और इसको 3-4 भागों में अब तक प्रकाशित किया जा चुका है अलग-अलग समय पर। आगे ये कविता क्या है? ये निबंध है, ठीक है? ये भी शुक्ल जी का निबंध है। इस कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि यानी कि रामचरितमानस की धर्म भूमि, काव्य में रहस्यवाद आदि शुक्ल जी के अनमोल रत्न माने जाते हैं। कविता क्या है? कविता ये जो निबंध है ना, कविता क्या है? इस निबंध में इन्होंने जो ये बहुत सारे जो शीर्षक यहाँ पर रखे हैं, ये अनमोल रत्न माने जाते हैं। शुक्ल का प्रथम निबंध है साहित्य नाम से इन्होंने निबंध लिखा था, जो 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला है हमारा, शुक्ल जी विचारात्मक निबंधों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है? जो विचारात्मक निबंध होते हैं, निबंधों की भी कई शैलियाँ होती हैं और विचारात्मक जो निबंध है उनको सर्वश्रेष्ठ माना है शुक्ल जी ने। आगे हमारा, हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिस्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती है या नहीं, ये एक दूसरी बात है। यानी कि मिस्र बंधुओं के बारे में कहते हैं शुक्ल जी कि इन्होंने पुराने कवियों की समालोचना के लिए सामने लेकर के आए, ठीक है? तो ये इन्होंने बहुत ही जरूरी काम किया है, बढ़िया काम है उनका। आगे आचार्य शुक्ल जी आप जानते हैं रसवादी आलोचक माने जाते हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी माने जाते हैं। आगे है, शुक्ल रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। रस को इन्होंने क्या माना है? हृदय की मुक्तावस्था। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक है? ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। ये इनका कथन है और बहुत बार पूछा जाता है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे ही कविता कहा जाता है। अगला इनका कथन है, शुक्ल जी का, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ठीक है? नाद सौंदर्य से क्या बढ़ती है? कविता की आयु बढ़ती है। आगे कहते हैं कि जायसी के पद्मावत जो कि जायसी के द्वारा लिखा गया है, इसको हिंदी का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य माना गया है, ठीक है? जायसी के पद्मावत को क्या माना है इन्होंने?
हिंदी का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य के रूप में माना है। आगे है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम कहा है और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया माना है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का अर्थ यह है कि उस समय की जो जनता थी, बाहरी आक्रमण हमारे देश पर हो रहे थे लगातार, है ना, मुगलों के आक्रमण हो रहे थे या फिर मतलब बाहरी आक्रमण हो रहे थे, टर्की वगैरह सब, है ना, बाहर के देशों के। तो ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन इसीलिए उठ खड़ा हुआ क्योंकि यहाँ की जो जनता थी वो कहीं न कहीं अपने पौरों से हताश हो चुकी थी, निराश हो चुकी थी। उनको लग रहा था कि अब हम पूरी तरह से हार चुके हैं। उनके सामने उनके धर्म का मज़ाक उड़ाया जा रहा था। उनके जो मंदिर हैं वो लूटे जा रहे थे, है ना? यहाँ का जो धन है वो लूटा जा रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, है ना? तो ये मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया माना है शुक्ल जी ने, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे नकारते हैं। आगे आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। शुक्ल जी ने कहा है कि रीतिकाल को हम श्रृंगार काल भी कह सकते हैं क्योंकि इस समय पर सबसे ज्यादा जो रचनाएं की गई वो श्रृंगारिक रचनाएं की गई हैं। अगला है यहाँ पर हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना को परिचय और सामान्य विवेचन के धरातल से ऊपर उठाकर गंभीर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय शुक्ल जी को ही जाता है। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल के आदर्श कवि कौन है? तो तुलसीदास को मानते हैं। उन्होंने जितना अधिक महत्व उन्हें दिया है, यानी कि तुलसीदास को जितना महत्व उन्होंने दिया है और जैसा उनका सूक्ष्म विश्लेषण इनके काव्य का किया है, वैसा वे किसी अन्य कवि का कर ही नहीं पाए। ठीक है, और ऐसा मिलता जुलता कथन आप जानते हैं, बच्चन जी का भी हमने पढ़ा था। बच्चन जी के भी हम आदिकाल से लेकर अब तक, है ना, अब तक मतलब आधुनिक काल तक सभी कथनों को मैं करा चुकी हूँ, है ना? अगर आपने नहीं देखी है ना तो वो क्लास भी जा करके जरूर देखना। बहुत ही अच्छे तरीके से सभी कथनों को करा दिया गया है। आगे है, श्याम सुंदर दास ने आत्मकथा में यह स्वीकार करते हुए लिखा है कि आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर बनाया और शब्द सागर ने आचार्य शुक्ल को। ठीक है, ये कौन कहते हैं? श्याम सुंदर दास जी कहते हैं। आगे, शुक्ल के इतिहास का ढांचा चिंतन पर आधारित था। ठीक है, शुक्ल के इतिहास का जो ढांचा है वो किस पर आधारित था? तो चिंतन पर आधारित था। ये ध्यान रखना है, उन्होंने बहुत ही चिंतन मनन करके तब अपने साहित्य को लिखा है। आगे, किसी की मृत्यु पर जैसी शोक कविता निराला ने लिखी है। निराला जी ने अपनी बेटी के मृत्यु पर एक कविता लिखी थी। मृत्यु के बाद में सरोज स्मृति नाम से उनकी बेटी का नाम था, सरोज, जिसकी 18 साल की उम्र में जिनका निधन हो गया था और वैसी आज तक किसी की मृत्यु पर नहीं लिखी गई है, यानी कि ऐसी शोक कविता किसी ने दूसरी नहीं लिखी है। आगे, शुक्ल जी ने पहली बार रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार दिया। रस मीमांसा में रस के शास्त्रीय विवेचन की मौलिक व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की है। 127वां है यहाँ पर, लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम ही क्या है? रस दशा है। ठीक है, लोक हृदय में हृदय के लीन होने की जो दशा है उसका नाम ही क्या है? रस दशा है। मैं एक सेकंड में बस चलिए आगे है यहाँ पर, सूरदास को शुक्ल जी ने सूरदास को शुक्ल जी ने प्रेम का, जिसके अंतर्गत पालन एवं रंजन आते हैं, कवि माना है ना? शुक्ल जी ने प्रेम का कवि माना है और इस प्रेम के अंतर्गत क्या है? पालन और रंजन आते हैं। जबकि तुलसीदास को करुणा का कवि माना है। करुणा का अर्थ है जिसके अंतर्गत लोक रक्षा का भाव आता है। लोक रक्षा यानी कि समाज का कल्याण या समाज की रक्षा का भाव होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, शुक्ल जी के अनुसार राम कथा के भीतर कई स्थल मर्मस्पर्शी हैं। शुक्ल जी के अनुसार क्या है? राम कथा के भीतर कई स्थल मर्मस्पर्शी हैं, जिसमें सबसे मर्मस्पर्शी राम वन गमन है। ठीक है, जब राम जी वन को जाते हैं तो ये प्रसंग बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाला है। और आपने रामायण भी जरूर देखी होगी, है ना? टीवी पर बहुत चलती है रामायण, और आपने अगर देखी है तो आपने महसूस किया होगा वाकई में उस समय ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जिसकी आंखों में आंसू ना आए, बल्कि जो रोए ना, है ना? उस ये इतना राम वन गमन इतना ज्यादा मतलब मर्म स्पर्शी प्रसंग इसका रहा है।
ये शुक्ल जी ने इसी को माना है। वैसे जब चित्रकूट पर जाते हैं तब भी बहुत रोना आता है ना? जायसी को रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवि होते हुए भी भक्तों की कोटि में परिगणित किया है। यानी कि जायसी को सूफी कवि मानने से इनकार करते हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल जी, और इन्हें भक्तों की श्रेणी में मानते हैं। आगे है 131 में, जायसी और सूफी कवियों की जिस विशेषता ने शुक्ल जी को सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है उनका प्रकृति वर्णन। ठीक है, जायसी और सूफी कवियों ने जो प्रकृति वर्णन किया है वो शुक्ल जी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, ये आपको याद रखना है। और प्रथम जो सूफी काव्य है वो इन्होंने मृगावती को माना है, जो कि कुतुबन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे है 132वां हमारा कथन है। अगर आपने देखो इसकी पहली क्लास नहीं देखी है ना, जिसमें 100 कथन करवाए थे, तो जरूर देख लेना। अगर नहीं देखे तो उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, उस बाद में भी मिल जाती है ना, बाद में भी मिल जाती है। अगर आप पूरी क्लास स्किप नहीं करोगे, बाद में देखोगे ना, तो उसकी स्क्रीन पर आपको वह क्लास दिख जाएगी। तो ज़रूर देख लेना उसको भी, क्योंकि उसमें 100 कथन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी को सही अर्थों में स्वच्छंदतावादी कवि मानते हैं। आगे हैं आचार्य शुक्ल जी छायावाद के आध्यात्मिक रहस्यवादी रूप के क्या थे? विरोधी थे। मतलब छायावाद का जो रहस्यवादी रूप था या उनकी जो श्रृंगारिक कुछ रचनाएं थी या फिर उसका रहस्यवादी रचनाएं थी, वो शुक्ल जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आगे है शुक्ल जी रहस्यवाद को काव्य के क्षेत्र से बाहर की चीज मानते हैं। ठीक है, काव्य के क्षेत्र से क्या मानते हैं? बाहर की चीज मानते हैं। 135वां हमारा यहाँ पर कथन है, आचार्य शुक्ल के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है उनका काल विभाजन। आचार्य शुक्ल ने जो अपना ग्रंथ लिखा है तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? उनका काल विभाजन माना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग कितने वर्षों के इतिहास को इसमें रखा गया है? तो लगभग 900 वर्षों के साहित्य इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया गया है, साथ ही इनका नामकरण भी किया गया है। तो ये इनके और विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है, ये भी पूछा जाता है। और इसमें लगभग कितने कवियों को इन्हें रखा है? तो बताया जाता है कि लगभग 1000 कवियों का इन्होंने जो है यहाँ पर जीवन वृत्त लिखा है। आगे शुक्ल जी ने केशव को दया विहीन कवि कहा है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत तो कहा ही था केशव जी को, जबकि इन्होंने दया विहीन कवि भी कह दिया है। दया विहीन, जिसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है। आगे है शुक्ल जी ने रीति मुक्त कवियों को फुटकल कवियों में स्थान दिया था। ठीक है, रीति मुक्त कवियों को किस में स्थान दिया? तो फुटकल कवियों में स्थान दिया। अगर आपने रामचंद्र शुक्ल जी की किताब को कभी नहीं देखा है तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें लिखा रहता है जैसे कि प्रमुख धारा में तृतीय ध्यान प्रमुख कवि होते हैं, फिर फुटकल कवि जो कि जिनको हम इम्पोर्टेंट नहीं मानते, लेकिन आज आज के टाइम पर ना जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें वहीं से प्रश्न सबसे ज्यादा बन रहे हैं। आचार्य शुक्ल को हिंदी आलोचना का युग पुरुष कहा जाता है। ठीक है, आचार्य शुक्ल को हिंदी आलोचना का क्या कहते हैं? युग पुरुष कहते हैं। शुक्ल जी के बारे में भी जो कथन इंपॉर्टेंट है, किसी और ने कहे हैं भले ही वो भी यहाँ पर रखे गए हैं, तो उनको भी देख लेना। कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भाव भूमि पर पहुंचा देना है। ठीक है, कविता का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? क्या होता है? हृदय को लोक सामान्य की भाव भूमि पर, ये कहा है शुक्ल जी ने। आगे है प्रत्यय बोध अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के नाम ही क्या होते हैं? भाव होते हैं। क्या होते हैं? भाव होते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक आलोचक माने जाते हैं जो शुक्ल जी हैं, थोड़ा ध्यान रखना। आगे है आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया कि इसमें भक्त शिरोमणि सूर ने, सूर को क्या कहते हैं? भक्त शिरोमणि का नाम देते हैं। भक्त शिरोमणि सूर ने सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर किया, तर्क पद्धति पर नहीं किया। जैसे कि नंददास ने भी भंवर गीत लिखा था, है ना, भ्रमर गीत परंपरा में उन्होंने भंवर गीत जो लिखा था, उनकी जो गोपियां थी ना वो तर्क पद्धति पर आधारित थी, और उनके जो मतलब वाक्य थे वो तर्क वाले थे। लेकिन यहाँ पर जो सूरदास है, उन्होंने जो भ्रमर गीत लिखा है उसमें उनका जो गोपियां है ना वो बड़ी ही मार्मिक ढंग से अपनी बात को रखती हैं, और बिल्कुल हृदय से उनकी जो बात है ना वो सीधा हृदय पर कुछ छू जाती हैं। आगे भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना क्या है? अनिवार्य है ना। भक्ति के लिए एक सेकंड रुक जाइए। भक्ति के लिए, भक्ति के लिए वॉइस आ रही है, मुझे लग रहा था कि बीच में आवाज नहीं आ रही। भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है, ऐसा कहा कहते हैं शुक्ल जी। शुक्ल जी ने घनानंद को ब्रज भाषा का मर्मज्ञ कवि बताया है। ठीक है, शुक्ल जी
घनानंद को क्या कहते हैं? तो ब्रज भाषा का मर्मज्ञ कवि कहते हैं, ये याद रखना। हालाँकि रीति काल के सभी मोस्टली सभी जो कवि हैं उन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखा था और जो कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित थे उन्होंने भी ब्रज भाषा में लिखा था, जैसे कि सूरदास, नंददास वगैरह ने। ठीक है, आदि कवियों ने भी, ये भी याद रखना। आगे तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ठीक है, जो तुलसीदास हैं वो उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में यानी सारी जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ में विराज रहे हैं। आगे यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी हैं, ये तुलसीदास के लिए कहा गया है। ठीक है, ये एक कवि हैं तुलसीदास जी जो हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी हैं। आगे हिंदी कविता की प्रौढ़ता के युग का आरंभ आचार्य शुक्ल किससे मानते हैं? तो ये तुलसीदास से ही मानते हैं। आचार्य शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है। इसमें देखिए सभी इंपॉर्टेंट है ना, सभी महत्वपूर्ण है। ये आप बच्चे अगर आप थोड़ा सा भी साहित्य आपने पहले पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाता होगा कि हाँ इसमें जो क्लास है इसमें कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है। सभी चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण ही है। आगे है शुक्ल जी ने पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध, जो उसका पूर्वार्ध है यानी कि पहला जो भाग है उसको कल्पित माना है, यानी कि कल्पना के आधार पर लिखा हुआ माना है, जबकि जो इसका उत्तरार्ध है वो उसको ऐतिहासिक माना है। उत्तरार्ध में इसका देखो देखो जो पूर्वार्ध है ना उसमें रतन सेन और पद्मावती, नागमती इन सबकी प्रेम कथाएं आती हैं, है ना, उनका वियोग खंड वगैरह वो सब चीज है। लेकिन जो उत्तरार्ध है ना जिसमें उस समय अलाउद्दीन खिलजी वगैरह का और उनका जो युद्ध वगैरह होता है रतन सेन का और उनका, उनको थोड़ा बहुत ऐतिहासिक माना है पद्मावत को। ठीक है, आगे है, आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक है, तो इसमें कबीर जी का इसलिए तो ये थोड़ी सी तारीफ करते हैं, वरना कबीर जी को इन्होंने ज्यादा जो है तवज्जो नहीं दी है। आगे है आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा भाषा मिश्रित जो अपभ्रंश या फिर पुरानी हिंदी है उसकी काव्य भाषा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों की उद्धृत, है ना, सिद्धों की जो लिखी हुई रचनाएं हैं उनकी भाषा कैसी है? तो मिश्रित अपभ्रंश या फिर पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ठीक है, याद रखना। आगे है हिंदी समीक्षा और आचार्य शुक्ल के लेखक नामवर सिंह है। नामवर सिंह का ग्रंथ है हिंदी समीक्षा और आचार्य शुक्ल, ये भी याद रखना। आगे है शुक्ल जी भारतीय पुनरुत्थान युग की उन परिस्थितियों की उपज थे जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी, कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर और जयशंकर नाथ ठाकुर, प्रसाद आदि को उत्पन्न किया है। ये नामवर सिंह का ही कथन है, तो ये कथन भी शुक्ल जी की जो है प्रशंसा में कहा गया है, इसको याद रखना। आगे कथा साहित्य में जो कार्य प्रेमचंद ने किया है ना, कथा साहित्य में जो कार्य प्रेमचंद ने किया है, काव्य क्षेत्र में जो कार्य निराला ने किया है, वही कार्य आलोचना के क्षेत्र में किसने किया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ये रामविलास शर्मा जी का कथन है। आज मुझे लग रहा है कि मुझे अपने आप में भी लग रहा है कि स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। एक बार आप भी मुझे कमेंट करके बता देना, जो बच्चे पहले कमेंट कर रहे थे कि मैम स्पीड थोड़ी फास्ट है ना, वो ज़रूर बताना आपको अब कैसा लग रहा है ना। भारतीय काव्यालोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं है। ठीक है, भारतीय काव्यालोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो कोई दूसरा हुआ ही नहीं है, और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं ये ठीक हम बता नहीं सकते, ये शायद हुआ ही नहीं है। ऐसा कौन कहता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आगे है आचार्य शुक्ल को हिंदी साहित्य समीक्षा का बालारुण कहा गया है। किसने कहा भैया? ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। ठीक है, शुक्ल जी को हिंदी साहित्य समीक्षा का बालारुण कहते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। आगे है आचार्य शुक्ल को भवभूति का सम्मान धर्म आचार्य किसने कहा है? तो ये रामविलास शर्मा जी ने कहा है। ठीक है, आचार्य शुक्ल को भवभूति का सम्मान धर्म धर्मा आचार्य कहा है किसने? रामविलास शर्मा ने। तो इसको भी अच्छे से याद रख लेना है। आज तक की हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी आधार स्तंभ है, ये कौन कहते हैं? तो ये डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र जी कहते हैं। क्या आज तक की हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी क्या है? आधार स्तंभ है, ऐसा इन्होंने कहा है भगवत स्वरूप मिश्र ने। अगला कथन है हमारे यहाँ पर, नामवर सिंह ने रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का एकमात्र आचार्य घोषित किया है। ठीक है,
आचार्य शुक्ल जी को हिंदी का एकमात्र आचार्य किसने माना है? तो ये नामवर सिंह जी मानते हैं। आगे नंद दुलारे वाजपेयी जी का एक और कथन हमें मिलता है, हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया है। उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। स्मरणीय तो रहेगा जब तक यहाँ से पेपर बनते रहेंगे ना, वैसे भी स्मरणीय रखेंगे हम लोग, है ना? क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं हमेशा से ही, है ना? और अगर कोई प्रश्न आपका गलत हो जाए तो कोर्ट भी इसी को मानता है, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बुक यही मानी जाती है, हिंदी साहित्य, ठीक है? ये बुक तो मैं समझती हूँ साहित्य के सभी बच्चों के पास होनी ही चाहिए। आगे देखते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ठीक है? प्रत्येक देश का जो साहित्य है वो वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ये ध्यान रखना। आगे, जब तक भाषा बोलचाल में थी, जब तक वह भाषा या देश भाषा, आज छुट्टी है, आज तो छुट्टी है नहीं, बताइए कल। जब तक भाषा बोलचाल में थी, जब तक भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा, ठीक है? आगे है, नाथ पंथियों के जोगियों की भाषा सदुक्कड़ी थी। नाथ पंथियों के जोगियों की भाषा कैसी थी? तो सदुक्कड़ी थी, ये आपको याद रखना है। आगे है, सिद्धों की उद्धृत भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या फिर पुरानी हिंदी की काव्य भाषा दोबारा गया है। आगे, कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार सखी और बानी शब्द मिले हैं, ठीक है, नाथ पंथियों में ये शब्द प्रयोग किए जाते थे, उसी प्रकार सखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा थी। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी जो पुस्तक मिलती है वो बीसलदेव रासो है, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। ये एक गे काव्य, आप जानते हैं, श्रृंगारिक गे काव्य, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? नरपति नालय के द्वारा लिखी गई है, इसको भी याद रखना है। बीसलदेव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, ठीक है? बीसलदेव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है ना? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्द से मानी है, तो शुक्ल जी तो रसायन से मानते हैं, ये आप याद रखना। बीसलदेव रासों में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ है 1212, ठीक है? 1272 का हम 1272 नहीं लगा सकते, है ना? विक्रम संवत है इसका, 1212 इसका अर्थ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह घटनात्मक काव्य नहीं है बल्कि वर्णनात्मक है, ये बीसलदेव रासों के लिए कहा गया है। अगला कथन है, शुक्ल जी का भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है, ठीक है? अगर हम भाषा को देखते हैं तो वो कैसी है? राजस्थानी ठहरती है, और ये बीसलदेव रासो के लिए ही कहा गया है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था, ठीक है? अपभ्रंश और शुद्ध साहित्यिक शुद्ध राजस्थानी भाषा के मेल से जो रचनाएं लिखी जाती थी वो डिंगल कहलाती थी, ये याद रखना है। और पिंगल भाषा की बात करें तो उसमें अपभ्रंश और ब्रज भाषा का जो है प्रयोग किया जाता था। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर कोई दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है, ये पद्माकर के लिए कहा गया है। आगे, हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। तो रस और भाव किसे कहते हैं? हृदय की अनुभूति को कहते हैं। जगा देगी टी, कहते हैं हृदय की अनुभूति ही क्या है? साहित्य में रस और भाव कहलाती है। हृदय के प्रभावित होने का नाम ही क्या है? रसानुभूति है। हृदय के प्रभावित होने का नाम ही क्या है? रसानुभूति है, शुक्ल जी का मानना है। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा और दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं देखना है, याद रखना, ठीक है? हमें केवल अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य पर नजर रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा लिख रहा है, कैसा, उसे हम कुछ सीख सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को बिल्कुल मत देखना। आगे, प्रेम उस दूसरों की आंखों से नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखता है, ठीक है? जो प्रेम होता है ना वो दूसरों की आंखों से नहीं देखता बल्कि उसकी खुद की आंखें होती हैं और वो अपनी आंखों से ही देखता है, ठीक है? प्रेम
वैसे तो ये कहा जाता है कि प्यार प्रेम अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, लेकिन नहीं, उसकी आंखें होती हैं, ये शुक्ल जी ने माना है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, बहुत बार ये पंक्ति पूछी जाती है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही क्या है? उत्साह है। साहसपूर्ण साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही क्या है? उत्साह है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है? जागरण है। ठीक है, 178वां हमारा यहाँ पर कथन हम पहुंच गए हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। मैं आपसे यही कहूंगी कि ये सभी पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसके बिल्कुल मत करना। ठीक है, शुक्ल जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट की कोई रिवीजन कर रहे हो किसी परीक्षा के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और अगर आप कंटेंट में पढ़ रहे हो तो भी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी की, चाहे बीपीएससी आरपीएससी कुछ भी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये। आगे है परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। ठीक है, परिचय क्या है? प्रेम का प्रवर्तक है। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। बहुत बार ये पंक्ति पूछी जाती है, छोटी छोटी सी। इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर ही उनका नामकरण किया गया है। ठीक है, जो काल का नामकरण जो किया है ना, रीति काल, भक्ति काल है ना, और वीर गाथा काल, गद्य काल, ये जो नामकरण किया है शुक्ल जी ने, ये क्वेश्चन आता है कि किस आधार पर किया है? तो कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर किया है। आगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375, ये आदिकाल का समय इन्होंने माना है। अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आगे यहाँ पर सिद्धों में सरह यानी कि सरहपा सबसे पुराने हैं, और उनका जो समय इन्होंने माना है विक्रम संवत 690 ईस्वी। 690 ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत है, याद रखना। विक्रम संवत में ही शुक्ल जी ने अपनी पूरे ग्रंथ को लिखा है। और इसमें अगर आपको ईस्वी निकालना है तो आपको 57 माइनस कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप ईस्वी में चाहते हैं तो इसमें से 57 क्या कर देना? घटा देना है। आगे है चंद बरदाई के बारे में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। और इनका जो पृथ्वीराज रासो, हालांकि ये इसे पूरी तरह से अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, जाली ग्रंथ मानते हैं, लेकिन फिर भी इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य का दर्जा दिया है। और उसका जो लेखक है चंद बरदाई, उसको प्रथम महाकवि का दर्जा दिया है। आगे पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल क्या है? बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के बारे में ये भी आपको याद रखना है। विद्यापति के पद पढ़ाई कर, विद्यापति के पद क्या है? अधिकतर देख, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक क्या कौन है? राधा कृष्ण है। और हालांकि ये विद्यापति की तारीफ बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना, बहुत बुराई करते हैं इस चीज को लेकर के कि उन्होंने राधा कृष्ण की जिस तरह से उन्होंने श्रृंगारिक रूप से रचना की है वो उन्हें पसंद नहीं आया, बल्कि उनकी क्या, हमें भी बिल्कुल पसंद नहीं है ना। आगे आगे कहते हैं विद्यापति के बारे में कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये विद्यापति के बारे में कहा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे इनको पहना दिए हैं विद्यापति को, ये जरा याद रखना। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, है ना। ये कृष्ण भक्त नहीं है, जो कृष्ण भक्त भक्ति काल में थे वो ये नहीं है। ठीक है, ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। आगे है मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। ठीक है, मोटे हिसाब से जो वीर गाथा काल है वो कब तक समझना? लूट जब महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। आगे कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया है वह अधिकतर चढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला तो भी नहीं है। ठीक है, आगे क्या है? कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों को की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला बिल्कुल भी नहीं। आगे कहते हैं कि इस कहानी के द्वारा कवि ने
कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट